जय हिंद एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। हमने इस चैनल पे प्रीवियसली सोलर सिस्टम के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखा, जहाँ पे हमने देखा प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में देखा। उसके बाद हमने कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी हमने थोड़ा सा स्टडी की हुई थी। आज उसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं मून के बारे में। क्या है मून? क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है, मून क्या है? हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है, जब हम मून की बात करते हैं तो मून क्या करता है? लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 8,84,401 किलोमीटर। मून की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी? लगभग 8,84,000 8,84,401 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, लगभग मून से अर्थ की डिस्टेंस इतनी है। इसके आगे अगर मैं बात करूं मून की तो क्या होता है? अप्रोक्सीमेट 27 डेज लेता है ये पूरा अपना क्या करने में, रोटेशन और रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एक्सिस। मतलब लगभग 27 दिन ये लेता है अर्थ को रोटेट और रेवोल्यूट करने में। ठीक है, अगर मैं बात करूं मून इज द 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। जब हम मून की बात करते हैं तो मून कैसा है? 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। अगर मैं बात करूं सोलर सिस्टम में 1st लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट क्या है, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? गैनीमेड सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है ये? तो जुपिटर का सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है मून। और मून इज स्मॉलर देन द अर्थ एंड इट हैज द 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अगर मैं मून की ग्रेविटेशनल पुल की बात करूं तो इसका ग्रेविटेशनल पुल 1/6 टू दैट ऑफ द अर्थ है। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से 1/6 पार्ट है मून का ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, अगर मैं आगे चलूं तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, देखो ये एक और इंफॉर्मेशन दिया, ये अपोलो 11 मिशन के बारे में बताया है, जो कि किसने का पहला मैन्ड मिशन था एंड लैंडेड ऑन द मून बाय नासा। ठीक है जी, एक अपोलो मिशन था, ये मैन्ड मिशन था जो किसने लॉन्च किया था? नासा ने लॉन्च किया था। इसी तरीके का एक मिशन हमने भी लॉन्च किया था। क्या नाम है? रिसेंटली वो अभी बड़ा सक्सेस मिला हमको, नाम है उसका चंद्रयान मिशन। क्या नाम है? चंद्रयान मिशन नाम है। ठीक है, चंद्रयान 3 था। ठीक है, और ये कहां पे हमारा ये लॉन्च कब किया गया था? ये हमारा लैंड हुआ वहां पे जाके अगस्त 23 पे। और अगर मैं बात करूं तो किस जगह पे हुआ? तो शिव शक्ति स्पॉट पे, साउथ पोल पे एक पॉइंट है शिव शक्ति पॉइंट पे जाके हमने लैंड किया। उस पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, हमने मून के साउथ पोल पे गए और जाके लैंड किया और उसका एक नाम रख दिया उस पॉइंट का, जिसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मून के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या हमने देखी। पहली बात तो एक इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। दूसरा हमने देखा इसका रेवोल्यूशन टाइम 27 डेज है, लगभग 7 आवर्स है। इसके बाद हमने देखा तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि ये 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। इसके बाद हमने इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन देखी, जिसपे हमने देखा कि क्या देखा हमने कि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है 1/6 ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है। और हमने देखा कि हमने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। और इस मिशन के थ्रू हम मून के साउथ पोल तक जाके पहुंच गए और उस पोल पे हमने लैंड किया और उस पॉइंट का नाम क्या रखा? शिव शक्ति पॉइंट। क्या पॉइंट का नाम रख दिया? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अर्थ अपने एक्सिस पे ही अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन भी करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रोटेशन ऑफ द अर्थ की, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेनन होते हैं अर्थ पे। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा जो डे एंड नाइट का अकरेंस है। क्या हुआ? डे एंड नाइट का अकरेंस होना, दिन और रात का बदलना किसके कारण होता है? ये अपना होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण। दूसरा क्या होता है? हमारे यहां पे रोटेशन हो रहा है, इसके कारण क्या डेवलप होता है? हम देखते हैं कोरियोलिस फोर्स डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? कोरियोलिस फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स हमको देखने मिलता है, कोरियोलिस फोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। अर्थ क्या करता है? अपने एक्सिस पे 23 आवर्स एंड 56 मिनट में रोटेट करता है। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस पे कितने पे टिल्टेड है? 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, जिसके कारण क्या होता है? अगर मैं देखूं तो इसके कारण हमारा डे एंड नाइट का अकरेंस होता है। ठीक है, ये अपने एक्सिस पे पूरा परपेंडिकुलर नहीं है, कितना है? टिल्टेड है 23.5 डिग्री। ठीक है,
आगे चले, द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ्स रोटेशन वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। अब देखिए मैंने बोला कि ये क्या करता है, रोटेशन करता है, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है ये भी डिफर कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। कैसे डिफर कर रहा है, और डिफरेंस आप देखोगे कहां से, इक्वेटर से इसकी डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, डिफरेंस देखोगे। अगर मैं बात करूं कि इसकी मैक्सिमम स्पीड आपको कहां देखने मिलेगी, तो वो इक्वेटर में देखने मिलेगी। और अगर मिनिमम स्पीड की अगर मैं बात करूं तो वह कहां देखने मिलेगी, वो आपको पोल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब अगर आप रोटेशन की स्पीड की देखोगे बात, अगर रोटेशन की स्पीड की बात करोगे तो मैक्सिमम स्पीड आपको कहां देखने मिलती है, इक्वेटर में देखने मिलती है, जबकि मिनिमम स्पीड कहां देखने मिलती है, पोल में देखने मिलती है। ठीक है, चले आगे। अब इसके आगे क्या लिखा कि अगर मैं बात करूं द अपरेंट राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन which result in the alternate occurrence of day and night। मैंने पहले ही बताया कि अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट का, अर्थ के रोटेशन के कारण हमारा डे एंड नाइट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है कि रोटेशन ऑफ अर्थ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस इन द टाइम बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो जो अर्थ का रोटेशन है यही रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट इन टाइम के कारण। ठीक है, डिफरेंस इन टाइम का रिस्पॉन्सिबल क्या है, यही रोटेशन ऑफ द अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका कॉज, तो रोटेशन के कारण क्या होता है, रोटेशन कॉज द वर्किंग ऑफ द कोरियोलिस फोर्स विच रिजल्ट इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड एंड द ओशन करंट्स। क्या बोला कि जो रोटेशन, ये जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का, इसी के कारण क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड एंड ओशन करंट भी हमको देखने मिलती है, और कोरियोलिस फोर्स का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके आगे लिखा कि टाइड इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। तो अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून के कारण टाइड्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसको भी आप रोटेशन से कर सकते हो कि रोटेशन के कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून के कारण भी टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रोटेशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आएंगे तो क्या बोलोगे कि इसके कारण डे एंड नाइट होती है। क्या होती है, डे एंड नाइट होती है। और डिफरेंस इन टाइमिंग एट डिफरेंट प्लेसेस भी इसी कारण होता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या बोलोगे, सेकंड क्या बोलोगे कि इसके कारण कोरियोलिस फोर्स का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तीसरा आप क्या बोलोगे, टाइड्स का भी डिफरेंस आपको देखने मिलता है, इसी कारण देखने मिलता है। चौथी बात, अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर देखने मिलेगा कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप बताइए कि रोटेशन वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां होती है और सबसे कम कहां होती है, तो आप बोलोगे इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, और पोल पे क्या होती है, मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, पोल पे क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण क्या इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि रोटेशन के कुछ इंपैक्ट्स है, वैसे ही रेवोल्यूशन के भी कुछ इंपैक्ट हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो रोटेशन होता है, सॉरी रेवोल्यूशन है, इसका पहला क्या है कि द मोमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने देखा कि अर्थ सन के अराउंड में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कहां रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। ये तो हम सभी जानते हैं, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट, कॉल द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और इसी रोटेशन, जो अर्थ का रोटेशन करना सन के अराउंड में, इसी को हम कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कह देते हैं। ठीक है, आगे चले, क्या लिखा है, द पीरियड टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज अप्रोक्सीमेटली 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो जो कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को, अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लगता है, और कितना लगता है, एंड 6 आवर्स लगता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स लगता है। इसीलिए 4 साल में यही 6 घंटे बढ़ के क्या बन जाते हैं, 366 डेज बन जाते हैं, और लीप ईयर होता है हमारा। ठीक है, चलिए, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन वेरीज टाइम टू टाइम ड्यू टू विच द इलिप्टिकल शेप ऑफ द ऑर्बिट। देखो अब क्या हुआ, हमारा जो अर्थ का ऑर्बिट है वो सर्कुलर शेप में नहीं है, कैसा, इलिप्टिकल शेप में है। इसके कारण क्या होता है, इसकी सन से डिस्टेंस वेरी करती है, कहीं पे सन के कभी बहुत पास आ जाता है तो कभी बहुत दूर चले जाता है, और इन कंडीशन को हम पेरिहेलियन और एपिहेलियन कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है,
ऑन द 3rd of January द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। कब? 3rd जनवरी को अर्थ सन के एकदम पास में होता है, नजदीक में होता है, एंड इट इज सेट टू बी एट द पेरीहेलियन कंडीशन। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कंडीशन कहते हैं। किस दिन आता है ये? 3rd of January को। क्या बोला? 3rd of January को जो अर्थ होती है सन के एकदम पास में आ जाती है, और इस कंडीशन को हम पेरीहेलियन कंडीशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अगर इसकी डिस्टेंस देखना चाहो तो 147 बिलियन किलोमीटर होती है उस समय। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जुलाई 4 की, ऑन 4th of July द अर्थ इज एट द फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड इट इज सेट टू बी इन द एपीहेलियन कंडीशन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थ का जो ऑर्बिट है सर्कुलर नहीं है बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये पास में आ जाता है एकदम, और कभी एकदम दूर चला जाता है। जब ये पास में होता है सन के तो उस कंडीशन को कहते हैं पेरीहेलियन कंडीशन कहते हैं। क्या? पेरीहेलियन कंडीशन कह देते हैं। और जब दूर जाता है तो उसको एपीहेलियन कंडीशन कह देते हैं। अगर मैं पेरीहेलियन कंडीशन करूं तो 3rd of January की अगर मैं बात करूं, उस दिन ये पेरीहेलियन कंडीशन पे होता है, और 4th of July को ये सन से सबसे दूर होता है, और उसे हम कहते हैं एपीहेलियन कंडीशन कहते हैं। कब? 4th of July को। कब? 4th of July को ये किस कंडीशन पे होता है? एपीहेलियन कंडीशन पे होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन, अब रेवोल्यूशन के कारण क्या क्या चेंजेस होंगे, तो आप समझो रेवोल्यूशन के कारण हमारे चेंजेस इन सीजन होते हैं। सबसे पहला चेंज तो हमको क्या देखने मिलता है कि साइकिल ऑफ द सीजन, हमको डिफरेंट काइंड के सीजन किसके कारण देखने मिलता है? ये इसी रेवोल्यूशन के कारण देखने मिलता है। दूसरा, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, कि डे और नाइट के बीच में डिफरेंस होना, वेरिएशन होना, वो भी हमें इसी रेवोल्यूशन के कारण देखने मिल जाता है। थर्ड क्या बोलता है, तो वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी ओवर द अर्थ एंड द टेम्परेचर जोन, क्या देखने मिलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी में भी हमें वेरिएशन इसी के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो तीन चीजें क्या देखने मिलती है। पहली बात तो हमें देखने मिला कि भैया किस तरीके से वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट के टाइम में वेरिएशन हो गया। ठीक है, चेंजेस इन सीजन देखने को हमको मिल गया। और थर्ड हमने क्या देख लिया कि सोलर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देख लिया, इसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे किसके बारे में, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड। चलिए आगे चले, तो नेक्स्ट आता है सीजन्स की। अगर हम बात करें तो सीजन में चेंज किस कारण आता है, तो हमने पहले ही बताया रेवोल्यूशन के कारण सीजन में चेंज आता है। ठीक है, अब कैसे आता है, द सीजन आर कॉज्ड ड्यू टू द कंबाइंड effect of the earth's revolution and the tilt of the axis at the same direction throughout the year। अब इसका टिल्ट होने के कारण क्या होता है, इसमें दो चेंजेस होते हैं। इसके एक्सिस पे टिल्ट है, झुका हुआ है अपने एक्सिस पे, इसके कारण दो चेंजेस हो गए। पहला क्या होगा, चेंजेस इन द सीजन, सीजन में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें देयर आर 4 सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर। तो कितने सीजन है हमारे पास, 4 सीजन है। स्प्रिंग सीजन हो गया, समर हो गया, ऑटमन हो गया और विंटर, 4 तरीके के सीजन होते हैं। किसके कारण होते हैं, मैंने बताया दो कंडीशन है। पहली बात क्या है कि इसने ये अपने एक्सिस पे इसका रेवोल्यूशन भी इफेक्ट करता है, और दूसरा टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे अर्थ टिल्टेड है, इसके कारण भी चेंजेस इन सीजन होते हैं। ठीक है, द अर्थ मूविंग अराउंड द सन ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, अर्थ सन के अराउंड में टिल्टेड एक्सिस में रोटेट करते हैं। ठीक है, व्हेन ऑब्जर्व्ड ऑन अ डेली और मंथली बेसिस द डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर ऑन 21st of March and 23rd of September। अगर मैं बात करूं अगर मैं दो स्पेसिफिक टाइम की बात करूं, 21st of March and 23rd of September, तो हम क्या देखते हैं कि एग्जैक्टली द सन राइजेस प्रिसाइजली इन द ईस्ट एंड सेट्स एग्जैक्टली इन द वेस्ट। क्या होता है कि अगर मैं सीजन की बात करूं तो सन हमारा रोज, अगर मैं डेली किसी टाइम को अगर मैं फॉलो अप कर रहा हूं तो देखता हूं कि सन की पोजीशन चेंज होती जाती है। लेकिन अगर मैं 21st of March की बात करूं और 23rd of September की बात करूं तो इस दौरान हम देखेंगे कि सन एग्जैक्टली ईस्ट से निकल रहा है और एग्जैक्टली वेस्ट पे जाके सेट हो रहा है। ठीक है, चलिए, और इनका एक इंपॉर्टेंट रोल भी है हमारे यहां। ठीक है, रोल क्या है, इक्विनॉक्स भी ये बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चले। अब हम बात करते हैं इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स द पीरियड ऑफ डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्कनेस आर इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट बराबर होगी। ठीक है,
ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट बराबर होगी, और ये दो टाइम होते हैं, ठीक है। इट हैपेंस ऑन द 2 days ऑफ द ईयर, 21st of March एंड 23rd of September। अगर मैं बात करूं, क्या किसकी बात कर रहा हूं, 21 मार्च की और 23 सितंबर की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि यहां पे हमारे इक्विनॉक्स होते हैं, मतलब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। दिन और रात क्या होता है यहां पे, बराबर होते हैं, ठीक है। ऑन 21st of March द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर। 21st of March को अगर मैं बात करूं तो सन डायरेक्टली किसके ऊपर होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है, एंड दिस पोजीशन ऑफ द सन इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो अगर मैं बात करूं 21st of March की, तो ये पोजीशन किसके कहलाता है, इक्वेटर के ऊपर होता है, और इस इक्विनॉक्स को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे चलूं तो क्या होता है, ऑन 23rd of September हम क्या देखते हैं, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर एंड इट इज कॉल्ड द ऑटम इक्विनॉक्स। अब सेम पोजीशन हमारी कब देखने मिलती है, 23rd of September को, ठीक है। ये फिर कहां होता है, इक्वेटर के ऊपर ही होता है, और इस दौरान हम क्या कहते हैं इसको, ऑटम इक्विनॉक्स, ये लिखा हुआ है ऑटम इक्विनॉक्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा कि रेवोल्यूशन के कारण हमारे पास सीजनल चेंज होते हैं, लेकिन हमने दो पोजीशन देखी, 21st of March एंड 23rd of September, जो हमने क्या देखा कि ये डायरेक्टली ओवर हमारे कहां पे चलते हैं, डायरेक्टली हमारे इक्वेटर के ऊपर साइन कर रहे होते हैं, जिसके कारण इक्विनॉक्स की कंडीशन बनती है। अगर आपसे कोई पूछे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, तो आप बोलोगे 21st of March को, और ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है, तो 23rd of September को होता है, ठीक है। इसी तरीके से दो और फिनोमेनन होते हैं हमारे, क्या होते हैं, सोलिस्टाइज होते हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब सोलिस्टाइज क्या होते हैं, on the 2 dates of the year, solstice is one of the 2 dates in the year on which the sun reaches the greatest altitude on the north or the south of the equator and is directly overhead along one of the lines of the tropics। क्या होता है इस दौरान, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस दौरान जो सन होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ ऊपर क्या है, कैंसर है, और नीचे कैप्रिकॉर्न है, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो इस दौरान सन इक्वेटर पे नहीं बल्कि इन्हीं दोनों ट्रॉपिक्स के ऊपर साइन कर रहा होता है। क्या होता है, इन्हीं दोनों ट्रॉपिक्स के ऊपर सन साइन कर रहा होता है, ठीक है। इसके कारण क्या बनता है हमारे पास, सोलेस्टाइस का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, सोलेस्टाइस का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं पिछले डायग्राम में ही आपको दिखाऊं, तो अगर मैं बोलूं आपका विंटर सोलेस्टाइस कब होता है, तो आप बोलोगे सर ये कब होता है विंटर सोलेस्टाइस हमारा, तो 22 ऑफ दिसंबर। कब होता है, 22 दिसंबर को हमारा विंटर सोलेस्टाइस होता है, और समर सोलेस्टाइस क्या होता है, तो 21 या 22 जून को। कब होता है, 22 जून को हमारा क्या देखने मिलता है, समर सोलेस्टाइस देखने मिलता है, ठीक है। समर सोलेस्टाइस पे सन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पूरी तरीके से साइन कर रहा होता है, जबकि विंटर सोलेस्टाइस में कहां कर रहा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारी 4 डेट्स याद रखनी है, इक्विनॉक्स की डेट याद रखनी है। पहली इक्विनॉक्स अगर मैं बात करूं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, तो आप बोलोगे 21st of March को होता है। बोलो ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है, तो आप बोलोगे कब होता है, 23rd of September को होता है। सिमिलर वे में अगर मैं बोलूं आपसे कि आप बताइए मुझे समर सोलेस्टाइस कब होता है, तो आप बोलोगे 21 जून को होता है, और विंटर सोलेस्टाइस कब होता है, तो आप बोलोगे 22 ऑफ दिसंबर में होता है, ठीक है। इनकी पोजीशन ध्यान रखनी है कि किस पोजीशन पे सन किस दौरान शाइन कर रहा होता है। चलिए आगे चलें। अब कुछ समर सोलेस्टाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ऑन जून 21 द अर्थ इज सो लोकेटेड इन इट्स ऑर्बिट दैट द सन इज ओवरहेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस दौरान ये क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर साइन कर रहा होता है, इसलिए द डे ऑन 21 जून इज नोन एज समर सोलेस्टाइस। नदर्न हेमिस्फीयर में इसको हम समर सोलेस्टाइस कहते हैं, ठीक है। ऑन दिस डेट इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज ट्रिप्ड टुवर्ड्स द सन हैविंग द लॉन्गेस्ट डे। इस दौरान सन का लॉन्गेस्ट डे देखने मिलेगा नदर्न हेमिस्फीयर में, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या देखने मिलेगा, जबकि वो सन से बहुत दूर हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, और इस कारण यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे देखने मिल जाएगा। क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर साइन कर रहा है, इसलिए क्या होगा, सबसे बड़ा दिन नदर्न हेमिस्फीयर में होगा, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इसी दौरान सबसे छोटा दिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं देखूं
ऑन दैट डे द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड और टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इस दौरान क्या होता है, नॉर्थ पोल हमारा सन के तरफ थोड़ा टिल्टेड होता है। इट देयरफॉर एक्सपीरियंसेस कंप्लीट लाइट फॉर 24 आवर्स। नॉर्थ पोल में कंप्लीट लाइट इस दौरान 24 घंटे हमें लाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, सो इट इज कंप्लीट डार्कनेस फॉर 24 आवर्स। और यहां पे हमें कंप्लीट, देखो अगर मैं बात करूं समर सोल्स्टिस की, तो दो फिनोमेना याद रखना कि नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और नॉर्थ पोल में 24 घंटा सूर्य उगा रहेगा, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा और साउथ पोल में कंप्लीट डार्कनेस रहेगा। ये प्रॉपर इवेंट याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चले। अब हम बात करते हैं किसकी, विंटर सोल्स्टिस की। जब मैं विंटर सोल्स्टिस की बात करता हूं, इट इज द सन इज ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इस दौरान कैप्रिकॉन के ऊपर होगा, तो जो दिसंबर 22 होगा इज नोन एज विंटर सोल्स्टिस, इसको कहते हैं। ये द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द सन इन द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, सो द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट हियर। इस दौरान यहां पे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में डेज बड़े होंगे और नाइट्स छोटे होंगे, जबकि नदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स बड़ी होंगी और डेज छोटे होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो nights are short. In the northern hemisphere the nights are longer and then the days, and this time the southern hemisphere has summer and the northern hemisphere has winter. तो इस दौरान northern hemisphere में क्या देखने मिलेगा, ठंड देखने मिलेगी और southern hemisphere में भी गर्मी देखने मिलेगी, ठीक है। तो आपने क्या देखा, दो हमारे सोल्स्टिस थे 21 जून की। इवेंट याद रखेंगे क्या होगा, इस दौरान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन साइन कर रहा होगा, जिसके कारण क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, समर पड़ रही होगी, ठीक है, समर पड़ रही होगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में इस दौरान क्या होगा, विंटर चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा, विंटर चल रहा होगा, क्योंकि वहां पे साइनिंग बहुत कम जा रही होगी। तो अगर मैं बात करूं डेज कहां बड़े होंगे, तो नदर्न हेमिस्फीयर में होंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में डेज छोटे होंगे। अगर मैं बात करूं 22 दिसंबर की, अगर मैं बात करूं तो इसी का फिनोमेनन उल्टा हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर होगा सन, कहां होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर होगा। और इसके कारण क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, विंटर हो रहा होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या देखने मिलेगा हमें, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में देखने मिलेगा कि यहां पे समर पड़ रही है। क्या पड़ रही है, समर पड़ रही है, ठीक है। समझ में आ गया, दोनों फिनोमेनन समझ में आए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या डिफरेंस पड़ेगा, विंटर सोल्स्टिस और समर सोल्स्टिस के कारण। जबकि इक्विनॉक्स में तो मैंने पहले ही बताया कि क्या होगा, डेज एंड नाइट बराबर होंगे, ठीक है। चले आगे, चलिए ये कुछ एक और डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। क्या बताया इन्होंने कि इक्विनॉक्स की दो कंडीशन बताई है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स, जिसमें 21 मार्च को हमने पहले ही पढ़ा इक्विनॉक्स है। और यहां पे क्या है, 23 सितंबर को इक्विनॉक्स देखने को मिलता है। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला हमारा क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर, हमने देख लिया, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम, सिमिलर वे में सोल्स्टिस की भी एक डेफिनेशन दी हुई है, विंटर सोल्स्टिस कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समर सोल्स्टिस कब होता है, ठीक है। समझ में आ गया, चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं पेरिजी कंडीशन की और एपोजी कंडीशन की। तो भाई ये कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो जब अर्थ जो हो जाए, क्या मैंने क्या बोला, द पीरियड ऑफ द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ, जब अर्थ और मून के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस आ जाए, जब मून अर्थ से सबसे पास आ जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरिजी कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिजी कंडीशन कहते हैं। जैसे हमने पेरिहेलियन और एपिहेलियन कंडीशन देखा था। पेरिहेलियन कब देखा, 3 जनवरी को, एपिहेलियन 4 जुलाई को। सिमिलर कंडीशन में पेरिजी कंडीशन कब है, जब मून हमारे अर्थ के सबसे पास में आ जाए, तो कंडीशन क्या होगी, पेरिजी कंडीशन होगी। और जब मून हमारे अर्थ से सबसे दूर चला जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एपोजी कंडीशन कह देंगे। क्या कह देंगे, एपोजी कंडीशन कह देंगे, ठीक है। तो समझ में आया। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने मून के बारे में पढ़ा, फिर रोटेशंस, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, देखा उसके इंपैक्ट क्या पड़ता है। उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस के बारे में देखा, इक्विनॉक्सेस के बारे में पढ़ा, पेरिहेलियन और एपिहेलियन कंडीशंस के बारे में पढ़ा, और पेरिजी और एपोजी पोजीशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तब तक के चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।